हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। चारपाई पर लेटे लेटे संध्या देख रही थी सूरज को कि अब वह उगने लगा था। दिन की लालिमा मानो रात की कालिमा की तेजी की समाप्ति रही थी। देखते देखते अंधेरा घेरने लगा था। संध्या के आसपास और उसके अंदर भी लगा जैसे कि कालिमा उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। एक ऐसा हिस्सा जिसकी चाह कर भी वह अलग नहीं हो सकती। मन किसी व्याकुल पक्षी की तरह तड़प रहा था। अंदर की घुटन और चुभन ने संध्या को हिलाकर रख दिया था। समय का कुर पंजों की फंसी उछली संध्या का मन हाहाकार कर रहा उठा था। तभी टक से आवाज आई, संध्या को चौंका दिया। उसके मन तन में एक सिहरन सी दौड़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो दीवार का परस्तर टूटकर नीचे बिखरा पड़ा था। माँ की तस्वीर भी खूंटी के साथ गिरी पड़ी थी, जो मलबे के ढेर में दबे किसी निरह इंसान की तरह ही लग रही थी। संध्या को पुराने दिन याद आ गए, जब उसकी माँ की आंखों में आंसू की वही निहिरता देखा करती थी। शाम को बापू जब दारू के नशे में धुत घर पहुंचता तो माँ की छोटी सी गलती पर बस बरस पड़ता था और पीटते पीटते बेदम कर देता था। एक बार जवान होता संध्या के सामने उसकी जालिम बाप ने उसकी माँ को ऐसा पीटा था कि वह घंटों बेहोश पड़ी थी। संध्या डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। उसके मन के भीतर ही भीतर कहा रह उठा था। संध्या को याद है उस दिन उसकी माँ खेत पर गई हुई थी धान की कटाई में। तभी धड़ाक से आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था और उसका दारूखोर बाप अंदर से दाखिल हुआ था। आते ही उसने अपनी सिंदूरी आंखें संध्या के ऊपर ऐसे गड़ा दी मानो उसकी बेटी नहीं, महज एक देह हो। बापू बस इतना ही निकल पाया था संध्या की जबान से। आह, हाँ सुन संध्या, बापू जैसे आपे से बाहर होकर बोले थे, ये दारू का बोतल रख दे। जी अच्छा, किसी मशीन की तरह संध्या के सिर हिलाया था और दारू की बोतल अपने बापू के हाथ में लेकर कोने में रख आई थी। उसकी आंखों में डरी की रेखाएं खींच आई थी। तभी बापू की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह सीधे उससे आकर लगी थी। संध्या माँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है, यहाँ आकर बैठ, मेरे पास आ। संध्या को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी सांसों तेज तेज चलने लगे थे, धौंकने की तरह। उसकी मन तो किया कि दरवाजे से बाहर भाग जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसी पर बाबू की गरजदार आवाज़ गूंजी थी, संध्या। न चाहते हुए भी संध्या उस तरफ आगे बढ़ गई जहां उसका बाप खटिया पर पसरा हुआ था। उसने झट से संध्या के हाथ पकड़ा और अपनी ओर ऐसे खींच लिया जैसे वह उसकी जोरू हो। बापू, संध्या के गले में एक घुटी घुटी सी चीख निकली थी। यह क्या कर रहे हो बापू? चुप! संध्या का बापू जोर से गरजा और छटाकेदार थप्पड़ उसकी दाएं गाल पर दे मारा। संध्या छटपटा कर रह गई। उसने अब विरोध करने में जरा सा ताकत नहीं बची थी। फिर भी वह बोलिए कि जाल में फंसे परिंदे की तरह टूटने में नाकाम कोशिश करती रही थी। थक हार कर उसका हथियार डाल दिए थे। उस भूखे भेड़िए के आगे वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसका सिलसिला थमा नहीं, चलता रहा था लगातार। संध्या की माँ इस बावत कई बार बताना चाहा था, मगर बापू की सुलगती सिंदूरी आंखें उसका तन मन छुरछुरी सी भर देती थी और उसका खौफ पसरता चला जा रहा था। वह भीतर ही भीतर घुट घुट कर जी रही थी। फिर एक दिन बापू की मार से बेदर्द होकर संध्या की माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। महीनों बिस्तर पर पड़ी तड़पती रही थी वह, और उस दिन जबरदस्त पेट में दर्द उठा तब संध्या दौड़ पड़ी मंगरू चाचा के घर। मंगरू चाचा को झाड़ फूंक में महारत हासिल थी। संध्या के आने की वजह से जानकर मंगरू ने पूछा था, तेरे बापू कहाँ हैं? पता नहीं चाचा, इतना ही कह पाई थी संध्या। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, मंगरू ने कहा। संध्या उल्टे पैर अपने घर झोपड़े में वापस चली आई थी। थोड़ी ही देर में मंगरू भी आ गया था। उसने आते ही झाड़ फूंक का काम शुरू कर दिया था, लेकिन संध्या की माँ की तबीयत में कोई सुधार आने के वजह दर्द बढ़ता गया था। मंगरू अपना काम करके चला गया और जाते जाते कह गया,
संध्या, मंत्र का असर जैसे ही शुरू होगा तुम्हारी माँ दर्द कम हो जाएगा, तू चिंता मत कर। संध्या को लगा जैसे मंगरू चाचा ठीक ही कह रहा है। वह घंटों इंतजार करती रही, लेकिन ना तो मंत्र का असर शुरू हुआ, ना ही उसके माँ का दर्द में कमी आई। देखते ही देखते संध्या की माँ सारा शरीर बर्फ का तरह ठंडा पड़ गया। आंखें पथराई सी संध्या को ही देख रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। तब संध्या फूट फूट कर रोने लगी। उसके बापू देर रात घर आए, लेकिन नशे में चूर। अगली सुबह किसी तरह कफन दफन का इंतजाम हुआ। संध्या की यादों का तार टूटकर दोबारा आज भी जुट गया। बापू का ज़्यादातर की वजह से संध्या की ज़िंदगी तबाह हो गई। पता नहीं कितनी बार मरती है फिर जीती है, सैकड़ों बार मर चुकी है, वह फिर भी जिंदा है, महज एक लाश बनकर। बापू के प्रति संध्या का मन विरोध कर उठता है, लेकिन वह खुद को दबाती आ रही है। मगर आज संध्या के मन में एक फैसला कर लिया है, यहाँ से दूर भाग जाएगी वह, बहुत दूर। बापू के नज़र में उस तक नहीं पहुँच पाएगी। अगले दिन संध्या मास्टरनी के यहाँ गई। उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों सारी कहानी उन्हें बता देगी। मास्टरनी के नाम कालावती था, मगर सारा गांव उन्हें मास्टरनी के नाम से ही जानता था। कालावती गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। संध्या को भी उन्होंने ही पढ़ाया था। यह बात और भी, संध्या 2 जमात से ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। क्या बात है संध्या, कुछ बोलो तो सही। जब तुम आई हो तब से रोए जा रही हो, आखिर बात क्या हो गई है? मास्टरनी ने पूछा तो संध्या का गला भर आया। उससे मुंह से निकला, मास्टरनी जी। हाँ, बताओ संध्या, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मदद करूँगी। मास्टरनी ने कहा तो बुधिया ने बताया, मास्टरनी जी हमको ख़राब कर दिया है, हमारे साथ गंदा काम। सुनकर मास्टरनी के भौवे तन गए। वे संध्या की बात बीच में ही काट कर बोली, किसने किया तुम्हारे साथ गलत काम? बापू ने। और संध्या सब कुछ सिलसिलाने में बताने चली गई। मास्टरनी कलावती की आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरे पर हैरानी की लकीरें गहराती गई। फिर वे बोली, तुम्हारा बाप इंसान है या जानवर? उसे तो खैर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, उसने अपनी बेटी को खराब किया। खैर तू चिंता मत कर संध्या, तू आज शाम की गाड़ी से मेरे साथ शहर चल। वहाँ मेरी बेटी और दामाद रहते हैं, वहीं तू रहकर उनके साथ काम करना, बच्चे संभालना। तुम्हें पेट भर खाना और कपड़ा मिलता रहेगा, वहाँ तो पूरी तरह महसूस रहेगी। संध्या की सिर मास्टरनी के प्रति इज्जत से झुक गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही संध्या को लगा जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गई हो। सब कुछ अलग और शानदार था। संध्या बस में बैठकर गगन चुंबी इमारतों को ऐसे ही देख रही थी मानो कोई अजूबा हो। तभी मास्टरनी ने एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख संध्या, और यहाँ औरत मर्द सब एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। सच? संध्या को जैसे हैरानी हुई। उसने अड़हल और कड़वी मन बना नहीं क्या क्यास लगता रहा। बस एक ही झटके में रुकी तो मास्टरनी के साथ वहीं उतर पड़ी। चंद कदमों का फासला तय करने के बाद वो दोनों एक बड़ी सी कोठी के सामने पहुंची। फिर एक दूसरे को बड़े फटाक से अंदर संध्या मास्टरनी जी के साथ ही दाखिल हो गई। संध्या की आंखों अंदर से सजावट देखकर फटी की फटी रह गई। मास्टरनी जी एक मॉडर्न औरत से संध्या का परिचय करवाया और कुछ जरूरी हिदायत कर शाम की गाड़ी से भी वह गांव लौट आई। शहर के हवा से संध्या खुद को महसूस समझने लगी। कोठी के चारों तरफ कड़ी कंक्रीट की मजबूत दरवाजे और लोहे की सलाखें उसे अपनी हिफाजत के प्रति आश्वस्त करती थी। बेफिरकी के अलाम से गुजरता संध्या का भरम रेत के घिरौंदे की तरह भरभरा कर तब टूटा जब उस दिन कोठी के मालिक हरिशंकर बाबू ने मौके पर देखकर अपने कमरे में बुलाया और देखते ही देखते भेड़िया बन गया। संध्या को अपना दारूबाज बाप याद हो आया। नशे से चूर सिंदूरी आंखें और उनकी कुलकुलाते वासना के कीड़े कहाँ बचा पाई। संध्या उस दिन भी खुद को हरिशंकर बाबू के आगोश से कंक्रीट की दरवाजे और लोहे की मजबूत सलाखों को अपना सुरक्षा घेरा मान बैठी। संध्या को अब उसके छलावे की तरह लगने लगा। और फिर एक रात उसने देखा कि नितिन और श्वेता अपने कमरे में
अलमबेर की तरह एक दूसरे से लिपटे बेचा हरकतें कर रहे थे। टेलीविज़न पर किसी गंदी फिल्म का बेहुदा सीन चल रहा था। ये दोनों सगे भाई बहन है। यह बुदबुदाते हुए बुढ़िया अपने कमरे में चली आई। सुबह हरिशंकर बाबू की पत्नी बड़ी बेटी के समझा रही थी, देख कॉलेज जाते वक्त सावधान रहकर, दिल्ली में हर वक्त आए दिन हर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार बर्बादी बढ़ ही रही है। तू जब जब बाहर निकलती है तो मेरा मन घबराता रहता है। पता नहीं क्या हो गया है इस शहर को। संध्या छोटी मालकिन की बातों पर मन ही मन हंस पड़ी। उसे सारे रिश्ते रातें बेमानी लगने लगे। वह जिस शहर को अपने लिए महसूस समझ रही थी, वही उसे महसूस नहीं लग रहा था। संध्या के सामने एक अबूझ सवाल तलवार की तरह लटकता सा लगता था। क्या औरत का मतलब देह है या सिर्फ देह? तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में। लेते हैं आप लोगों से विदा।